नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने एक छोटे से प्रयास के माध्यम से आपको रीट पात्रता कैसे क्रैक किए, उसके लिए मेरा प्रयास है कि मेरे जितने भी मिलने वाले शुभ चिंतक है, मेरे जितने भी दोस्त है, उन सबकी रीट पात्रता परीक्षा आराम से क्लियर हो जाए। इसको लेके मैंने थोड़ी बहुत व्यवस्था की है बोर्ड वोर्ड लगा के, और मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको रीट पात्रता परीक्षा में हेल्प साबित हो कैसे सहायता कर सकता हूँ, इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। अपना लक्ष्य है अभी फिलहाल में रीट पात्रता, जो संभवतः कब है, ये है संभवतः आपके जनवरी जनवरी माह में प्रस्तावित है। रीट पात्रता परीक्षा संभवतः जनवरी माह में प्रस्तावित है। 90% मान के चलो, सही सब कुछ सही रहा तो जनवरी माह में हो जाएगी। इसको लेके मैंने पहले बताया था कि 30 क्वेश्चन की साइकोलॉजी, संस्कृत और हिंदी, तीनों रीट पात्रता परीक्षा में 30 क्वेश्चन की आती है, जिसमें 30 क्वेश्चन की हिंदी होती है, लैंग्वेज फर्स्ट होती है। 30 क्वेश्चन की संस्कृत या इंग्लिश होती है, जो लैंग्वेज सेकंड के रूप में चुनते हैं। और 30 क्वेश्चन की होती है अपने साइकोलॉजी। 90 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए, 60 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट में से आते हैं। जैसे कि एसएसटी वालों के लिए, एसएसटी बोले तो सामाजिक और विज्ञान वालों के लिए 60 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के, साइंस मैथ वालों के लिए 60 क्वेश्चन उनके सब्जेक्ट के, और लेवल फर्स्ट वालों के लिए 60 क्वेश्चन उनके सब्जेक्ट के। ऐसे करके 150 क्वेश्चन आते हैं। और मैं इन्हीं 150 क्वेश्चनों में से 90 क्वेश्चन को टारगेट लेके वो चल रहा हूँ कि आपको 90 हिंदी, संस्कृत और साइको 90 क्वेश्चन आते हैं। मेरा प्रयास है कि आपको 90 में से 80 क्वेश्चन यहाँ से सही करवा दूं। और मैंने किस प्रकार से गवर्नमेंट तैयारी की एग्जाम की, किस प्रकार से गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक किया, और किस प्रकार मैंने पढ़ाई की, किस प्रकार की रणनीति रही, आगे धीरे धीरे वो भी बताते रहेंगे किस प्रकार पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी मैं 30 क्वेश्चन हिंदी को लेके अपना टारगेट है। 30 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? हिंदी से। और आज मैं इसका पहला ही, आपके सिलेबस में तो पात्रता वाले में नहीं दे रखा, पर इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही है, तो आपको सबसे पहले परिचय तो पढ़ना जरूरी है। तो पहला वाला टॉपिक क्या पढ़ेंगे अपन? वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। पहला ही टॉपिक है हिंदी का, वर्ण विचार। और इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी जाके अपन आगे की टॉपिक अच्छे से सीख पाएंगे। वर्ण विचार क्या होता है, किन किन से मिलके बना होता है? वर्ण किन किन से मिलके बना होता है? स्वर प्लस व्यंजन। स्वर प्लस व्यंजन मिलके क्या बनता है? वर्ण। तो किन किन से मिलके बना होता है? स्वर और इधर व्यंजन। स्वर प्लस व्यंजन मिलके क्या बनता है? दोनों को मिला के एक पूरा वर्ण बनता है। क्या बनता है? पूरा वर्ण। अब हिंदी में आपको पता है स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर कितने होते हैं हिंदी में? 11। संस्कृत में अलग होते हैं, लेकिन अभी अपन हिंदी को पढ़ रहे हैं। हिंदी का पहला टॉपिक है, तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। ध्यान रखना, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। अब इन दोनों को पढ़ेंगे तब जाके अपना वर्ण विचार कंप्लीट होगा। और हिंदी पढ़ रहे तो अपने को इतना ज्ञान तो होना चाहिए स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन वर्ण विचार में भी स्वर और व्यंजन दोनों को मिलके क्या बनता है? एक वर्ण बनता है। जैसे कि क, ये तो क्या हो गया? व्यंजन। और इसमें ये स्वर बना, जुड़ गया। अ क्या है? स्वर। क क्या है? व्यंजन। क भी कौन सा? आधा। और क में आ जुड़ा तो क्या बना? पूरा क, एक वर्ण बन गया। पहले क कैसा था? आधा। क क्या है? व्यंजन। स्वर क्या है? अ क्या है? स्वर। क में आ जुड़ा तो पूरा क बन गया। ये क्या बन गया? वर्ण। एक वर्ण बन गया पूरा। इस प्रकार वर्ण बनता है। तो अपन स्वर को और व्यंजन को दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे, तभी जाके अपने को ज्ञान हो पाएगा कि भाई वर्ण विचार होते क्या है। तो सब वर्ण विचार में सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, क्या पढ़ते हैं अपन? स्वर। क्या पढ़ते हैं? स्वर। स्वर के बारे में देखना, स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? 11। कितनी होती है?
जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, आप बाद में वीडियो रोक रोक के नोट करते रहना, वीडियो लंबा हो जाएगा। इस तरीके से बता रहा हूँ मैं, आप वीडियो को बीच बीच में रोक के लिखते रहिएगा। स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? 11। स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र होते हैं, यानी कि स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, यानी कि इनमें किसी दूसरे अक्षर का मिलान या मिलावट नहीं होती। जैसे कि ये अब मेरे को क्या मिलाओगे आप? कुछ मिला ही नहीं सकते। आ क्या मिलाओगे? मिला ही नहीं सकते। ई क्या मिलाओगे? कुछ मिल ही नहीं सकता। जबकि व्यंजन में क्या होता है? ये क कैसा हो गया? ख कैसा हो गया? ये क्या है? व्यंजन। ग क्या है? ये व्यंजन। अब इसमें स्वर को मिलाते हैं तो क में अ को मिलाए तो क्या बन गया? ये क। इस प्रकार अपने को देखना है कि स्वर क्या होते हैं। तो स्वर स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, यानी कि स्वरों में स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, यानी कि किसी चीज का मिलान नहीं होता है। जैसे जैसे अ आ ऐसे। तीसरी बात ध्यान रखना, सभी स्वरों को क्या याद रखोगे? सभी स्वरों को क्या कह सकते हैं? सभी स्वरों को हम अक्षर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सभी स्वरों को, सभी स्वर अक्षर होते हैं। ये लैंग्वेज अच्छी रहेगी। क्या होते हैं? एक तो जितने भी स्वर है कि नहीं, आ, ये इनको क्या कहते हैं? अपन अक्षर कह सकते हैं। ना शब्द कह सकते हैं, ना वर्ण कह सकते हैं, बल्कि क्या कहेंगे इनको? अक्षर कह सकते हैं। तो वर्णों में ध्यान रखना, एक तो क्या क्या होता है स्वर में? स्वर कितने होते हैं हिंदी में? 11। कितने होते हैं? 11। दूसरा है कि स्वर किसे कहते हैं? वह जो स्वतंत्र होते हैं, यानी कि उनके साथ किसी का जुड़ाव नहीं होता है। तीसरा अपन क्या कहेंगे? सभी स्वरों को क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? सभी स्वरों को अक्षर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अक्षर। और सभी स्वरों को अक्षर कहते हैं। और सभी स्वरों की क्या लगती है? स्वरों की मात्रा लगती है। क्या लगती है? सभी स्वरों की क्या लगती है? मात्रा लगती है। फिर आगे चलो, मात्राओं की संख्या। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10, क्योंकि कोई अ की कोई मात्रा ही नहीं होती। अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। स्वर पढ़ रहे, स्वर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? स्वर कितने होते हैं? 11। सभी स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। फिर है सभी स्वरों को अपन क्या कह सकते हैं? अक्षर कह सकते हैं। सभी स्वरों की क्या लगती है? मात्रा लगती है। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और एक महान विद्वान है भोलेनाथ तिवारी। कौन है? हिंदी के विद्वान है भोलेनाथ तिवारी। इन्होंने भी मात्राओं की संख्या को कितना माना है? मात्राओं की संख्या को कितना माना? 10 माना है। क्या कितना माना है भोलेनाथ तिवारी ने? ये मात्राओं की संख्याओं को 10। ध्यान रख लेना, स्वर के बारे में नोट कर लेना, देख लेना एक बार स्वर के बारे में क्या क्या है, फिर अपन आगे आगे इनको पढ़ेंगे, नोट कर लेना है। चलो इसको मिटा देता हूँ। अब पढ़ेंगे अपन स्वर का वर्गीकरण। इसको भी मिटा दूं। स्वर पढ़ लिया ना? स्वर कितने होते हैं? 11। अब ये तो लिखाने की जरूरत है ही नहीं कि अनाराम, इमली, उल्लू, ऊंट, एडी, ऋषि, खोपड़ी और अंगूर है। ये तो लिखाने की जरूरत है नहीं। लेकिन अब स्वर आप सब जानते हो। अब पढ़ते हैं अपन स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे अब? स्वरों का वर्गीकरण। अब देखना स्वरों का वर्गीकरण कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले है स्वरों की उत्पत्ति। क्या पढ़ेंगे? स्वरों की उत्पत्ति। और उत्पत्ति में भी पहले वो पढ़ेंगे जो मूल है, मूल स्वर। क्या पढ़ेंगे? मूल स्वर। और फिर पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे? मूल स्वर। फिर पढ़ेंगे जो किसी न किसी चीज से मिलके बने, यानी कि
संधि स्वर। क्या पढ़ेंगे फिर? संधि स्वर। पहले कौन सी क्या पढ़ेंगे? मूल स्वर। फिर क्या पढ़ेंगे? संधि स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। मूल स्वर क्या कितने होते हैं? 4। संधि स्वर कितने होते हैं? 7। इनके भी दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। एक तो कितने होते हैं? 4 3, एक में 4। संधि स्वर कितने होते हैं? 7। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। अब मूल स्वर देखना, मूल स्वर क्या होते हैं? वो स्वर जिनमें हसु होते हैं, छोटे होते हैं, छोटी मात्रा होती है, जैसे कि अ, ई, उ, री। क्या हो गए 4 तो? अ, ई, उ, री। ये क्या है? मूल स्वर। ध्यान रखना, स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पे। मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर में अ, ई, उ, री। संधि स्वर, संधि स्वर में भी दो प्रकार के स्वर होते हैं। एक तो कौन से स्वर होते हैं? दीर्घ स्वर। और एक कौन से स्वर होते हैं? संयुक्त स्वर। इसमें कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला तो कौन सा होगा? दीर्घ स्वर। और दूसरा कौन सा होगा? इसको मिटा देता हूं मैं। दीर्घ स्वर। और दूसरा कौन सा होगा? संयुक्त। अब देखना, दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वह स्वर जो दो समान स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। क्या होते हैं वह स्वर? दीर्घ स्वर। वह स्वर जो दो समान स्वरों से मिलकर बने हैं। देखना, कितने होते हैं दीर्घ स्वर की संख्या? 3। कितने होते हैं? 3। देखना, पहला तो कौन कौन सा है? आ, फिर ई, फिर उ। आ किससे मिलके बना? अ प्लस अ बराबर आ। ई किससे बना? ई प्लस ई बराबर ई। उ किससे बना? उ प्लस उ बराबर उ। तो दिख रहा है वह स्वर जो दो समान स्वरों से, दो समान स्वर दिख रहे हैं, अ मिलके आ, ई मिलके उ, ई उ मिलके उ। तो दो समान स्वरों से मिलके बने हुए स्वरों को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 3। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ। अब देखना, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की पहले तो संख्या याद कर लेना, कितनी होती है? 4। संयुक्त स्वर की परिभाषा में क्या लिखोगी? वह स्वर जो दो असमान स्वरों से, दो असमान स्वरों से मिलकर बने हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जो दो असमान स्वरों से मिलके बने हैं। दीर्घ स्वर तो किसे कहते हैं? दो समान स्वर, जैसे अ, आ, ई, उ। आ से मिलके आ, ई से मिलके इ। और यहाँ पे संयुक्त स्वर में है दो असमान स्वरों से मिलके बने। जैसे आगे तो क्या आ गया? आ गया। पीछे क्या आ गई? ई या ई आ गई, तो क्या बन गया? ए। आगे क्या आ गया? या आ गया। पीछे क्या आ गई? उ या उ आ गया, तो क्या बन गया? ओ। जैसे कि इसको मिटा दूं, मूल स्वर तो याद हो गए होंगे। इधर देखना संयुक्त स्वर को। संयुक्त स्वर, जैसे संयुक्त स्वर की लैंग्वेज मैंने दिखाई दी। संयुक्त स्वर दो असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कैसे? आगे तो क्या मिलेगा? अ या आ। पीछे क्या मिलेगा? ई या ई, तो क्या बनेगा? ए। दो असमान स्वर है, यहाँ तो अ या आ मिलेगा, पीछे ई या ई मिलेगी, तो दोनों जगह असमान आए ना। आगे दूसरा आया, पीछे दूसरा आया, तो क्या बन गया? ए। फिर देखना इधर वापस अ या आ, पीछे क्या मिला? ओ या ओ, तो क्या बन गया? ओ। ऐसे ही देखना, आगे क्या मिलेगा? अ या आ, पीछे क्या मिलेगी? एडी या एन, तो क्या हो जाएगा? एन। वापस देखना अ या आ, पीछे क्या मिलेगा? उल्लू, उल्लू या ऊ, तो पीछे क्या हो जाएगा? ओ, दो मात्रा वाला।
संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। और संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए ओ ऐ ओ। ए ओ ऐ औ। देखना, ए ऐ ओ औ। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। उम्मीद है आपको स्वरों की उत्पत्ति का वर्गीकरण दिखा है, जो मैंने उत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं स्वर। स्वर स्वरों की उत्पत्ति के आधार पे स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? अ ई उ री। संधि स्वर कितने होते हैं? 7। संधि स्वर के भी कितने भाग होते हैं? 2। कौन कौन से? पहला दीर्घ, दूसरा संयुक्त। दीर्घ की क्या परिभाषा है? दो दो समान स्वरों से मिलके बने हुए स्वरों को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे कि अ या आ मिलके क्या बन गया? आ। ई या ई मिलके क्या बन गई? ई। उ या उ मिलके क्या बन गया? उ। फिर अपन चलो संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त स्वरों की परिभाषा क्या है? संयुक्त स्वरों की परिभाषा क्या है? जो दो असमान स्वरों से मिलके बने हैं उनको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। समझ में आ गया? संयुक्त स्वर को मैंने दिखा दिया। दो असमान स्वर संख्या क्या होती है? 4। जैसे ए ऐ ओ औ। ये क्या हो गए? संयुक्त स्वर। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि मूल स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है। मैंने लिखा दिया, समझा भी दिया। दूसरा प्रकार है अपना मात्रा या काल के आधार पर। पहला तो मैंने किस स्वर का वर्गीकरण बताया? पहला वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर। किस आधार पर बताया? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण देखते हैं स्वरों का। दूसरा वाला वर्गीकरण अभी देखो, अच्छे से देखना, समझना। हाँ, तो पहला वाला कौन सा पढ़ लिया स्वरों का वर्गीकरण के आधार पे? पहला वाला तो पढ़ लिया अपन ने उत्पत्ति के आधार पे। कौन सा पढ़ा? उत्पत्ति के आधार पे। अब दूसरा वाला कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? मात्रा, समय या काल के आधार पर स्वर। कौन सा वर्गीकरण? मात्रा, समय, काल के आधार पर स्वर। तो इसमें भी देखना, एक मात्रा वाले स्वर कौन से है या ह्रस्व स्वर कौन से, और द्विमात्रा वाले। ये कितने प्रकार के होते हैं? एक मात्रिक और द्विमात्रिक। बस यही याद रखना है आपको। मात्रा, समय, काल के आधार पे कितने प्रकार के? तो एक मात्रिक और द्विमात्रिक। एक मात्रिक कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। द्विमात्रिक कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। एक मात्रिक में वही लिख दो, अ ई उ री। कितने क्या हुए मात्रा के आधार पे? जिनकी एक मात्रा लगती है, इनको क्या कहते हैं अपन? इनको क्या कहते हैं? ह्रस्व ऑब्लिक लघु स्वर। क्या कहेंगे? ह्रस्व ऑब्लिक लघु स्वर। और द्विमात्रिक स्वर कितने होते हैं? 11, जिसमें सब आ गया, आ, बड़ी ई, उल्लू। 3 तो ये हो गए, एडी, एनक, ओकली, औरत। कितने हुए? ये 7। कौन से हो गए? 2। पहला वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर के मूल स्वर कितने? 4। संधि स्वर कितने? 7। संधि स्वर में भी 2 प्रकार। दूसरा मात्रा, समय, काल के आधार पर एक मात्रिक या दो मात्रा। एक मात्रिक जिनकी एक ही मात्रा लगती है, कुछ समय के लिए ही रुकते हैं। जैसे अ ई उ री। कितने होते हैं? 4। और द्विमात्रिक कितने होते हैं? 7। अब तीसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे? स्वरों का तीसरा वर्गीकरण, कि जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर क्या होते हैं? जीवा जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। देखो, एग्जाम में सीधा देगा तो ऐसे देगा, तीसरा प्रकार जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर है। कौन कौन से होते हैं, कौन से आगे आते हैं? तो चलो अपन ये मनुष्य का चित्र बना लेते हैं, जैसा भी बनता है, जैसा मैं
आता तो नहीं है पर बना देता हूँ। ये क्या हो गया, मनुष्य हो गया। अब ये इसकी क्या है, गर्दन, यहाँ से क्या चल रही है, जीवा, और यहाँ यहाँ क्या है इसके दांत, क्या है इसके दांत, समझ रहे हैं। ये इसकी क्या हो गई, नली, क्या हो गई, नली, नली हो गई। अब देखना ये यहाँ से चलती है ना, तो इस वाले भाग को तो यहाँ तक ऐसे ये जीवा है ना, इस वाले को भाग को तो क्या बोलते हैं, अग्रभाग, क्या बोलते हैं, अग्रभाग। यहाँ आते आते इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्य भाग, क्या बोलते हैं। और यहाँ आते आते बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं, पश्चिम भाग, क्या बोलते हैं, पश्चिम भाग। मैंने एक नली के चित्र बनाया, उसके माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। ये मनुष्य के बीच में नली होती है, और नली के नीचे वाला भाग है जिसको क्या बोलते हैं, अग्र वाले, आगे वाला भाग, यानी कि नीचे से चलता है ना, तो ये सबसे पहले आगे वाला क्या आता है, ये वाला भाग, फिर ऊपर आते हैं तो ये, और फिर बाहर आते हैं तो दांत के यहाँ पे ये, तो इसको क्या बोलते हैं, पश्चिम मध्य अग्र, अग्र नीचे से शुरू होता है। अब देखना, अग्र भाग से जीवा की क्रियाशीलता के आधार पे पूछ रहे, तो अग्र वाले भाग से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, देखना, बोल के देखो, देखे, अनार आता है क्या, आ, उ, ई आता है क्या, आप खुद भी बोल के देखना, मैं बता रहा हूँ। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पे अगर वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर ई, उ, का ई बोल के देखो, ई, फिर बड़ी ई, तो कहां से बोलते हैं, ई, ई, ई या ई, कहां से बोलते हैं, अग्रभाग, कंठ के यहाँ से, कहां से बोलते हैं, अग्रभाग से। फिर बोल के देखो, ऊ या ऊ तो कहां से आ रहा है, ओठ से, फिर बोल के देखो, ई के अ या आ कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, बीच में से। अब ये नहीं आ रहा तो ये बोल के देखो, ए या ऐ, ए या ऐ यहीं से निकलता है, तो क्या आएगा, ए या ऐ। ध्यान रखना, अगर वाले भाग से जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर तीन प्रकार के, पहला कौन सा, अगर भाग, दूसरा कौन सा, मध्य भाग, कौन सा, और तीसरा कौन सा, पश्चिम भाग, कौन सा भाग, पश्चिम भाग। अगर भाग से तो क्या क्या बोले जाते हैं, ई या ई, ए या ऐ, कंफर्म चार याद रखना, इसके अलावा कुछ याद मत रखना। चार, ई या ई, ए या ऐ कहां से बोले जाते हैं, अगर यानी कंठ के यहाँ नीचे वाले भाग से। मध्य भाग से सिर्फ आपको एक ही याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ अब बोल के देखो, अ अ, ना तो यहाँ आ रहा है ना आगे आ रहा है, बीच में से, मध्य भाग से अ, तो एक ही याद रखना है आपको, कहाँ से बोला जाता है, मध्य भाग से। और पश्चिम भाग से तो आपको ऊ या ऊ, और ओ या ओ, बोल के देख लो। पश्चिम वाले भाग से ऊ या ऊ, ओ या ओ, और आ भी बोल के देखो, खुद बोल के देखना, आ, इनके बिना, दांतों के बिना काम ही नहीं चल रहा, आ, तो आ भी कहां से बोला जाता है, कहां से बोला जाता है, पश्चिम भाग से। वापस देखना, अगर भाग से कितने बोले जाते हैं, चार, कौन से, गिनती भी याद रखना भाई, अगर भाग से चार, ई या ई, ए या ऐ, मध्य भाग से एक, सिर्फ और सिर्फ और पश्चिम भाग से पांच। पश्चिम भाग में क्या, बोल के भी देख लेना, पश्चिम यानी दांतों के यहाँ, ओठ, ओठ से, ओ, ऊ या ऊ, ओ या औ, और आ कहां से बोला जाता है, तो ये जीवा की क्रियाशीलता के आधार पे मैंने बताया, जैसे कि ये मनुष्य है, और ये इसका मुर्दा, मुर्दा में होता है यहाँ पे, ये अग्र भाग है, फिर ये मध्य भाग तालु आ जाता है, और फिर ये पश्चिम भाग ओष्ठ आ जाता है। इसी आधार पे मैंने समझाने का, नीचे से निकलते हैं तो चार ये, एक ये, पांच ये, इस आधार पे मैंने समझाने का प्रयास किया। कितने प्रकार के पढ़ ले अपन ने, स्वर तीन प्रकार के, स्वरों की उत्पत्ति कितने प्रकार से पढ़ी, तीन प्रकार से, वर्गीकरण कर रहे हैं ना स्वरों का, एक तो उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा जीविया की क्रियाशीलता के आधार पे, और तीसरा मात्रा काल समय के आधार पे। अब चौथा है अपना ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठा ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर।
फोटो की आकृति किस प्रकार से बनती है, उस आधार पे स्वरों का वर्गीकरण, है ना। तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं उष्ट आकृति के आधार पे, दो प्रकार के, एक तो वृत्ता वर्ताकार आकृति, वर्ताकार बोले तो गोल आकृति, है ना, गोल आकृति। और दूसरा हो गया इसी का भाग, क्या हो गया, अवृत्ताकार आकृति, यानी कि जिसमें गोल नहीं है। तो वर्ताकार में तो आप बोल के देख लेना, जिसको बोलने पे मुंह गोला हो रहा हो। वर्ताकार में तो बोलने पे क्या होगा, मुंह गोला, मुंह गोल होगा। इसमें तो क्या होगा, मुंह गोल होगा। जैसे बोल के देख लो, ऊ गोल हो रहा है पूरा ऐसे घूम के, ऊ बोल के देख लो, ऊ। तो वर्ताकार में तो कौन कौन से आएंगे, ऊ, फिर बोलो ऊ, इधर वापस वही आ गया, ओ या ओ। इनको बोल के देख लो, आपका मुंह भी गोल हो जाएगा। बोल के देखो एक बार, ऊ, ऐसे गोल हो रहा है, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा, ऊ। तो ऊ या ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ओकली या औरत, बोल के देखोगे तो ये वर्ताकार यानी कि गोल हो रहे। और बाकी जो गोल नहीं होते वो सब इधर सात चार बच ही रहे। क्या बच रहे, ई ए ए, क्या बच रहा है, और ई ई ए, और कौन कौन से बच रहे हैं, अ आ री। कितने बच रहे हैं, चार चार आठ हो गए, और अ आ और री हो गए सात। सात तो इधर आ गए और चार इधर, इनको ध्यान रख लेना, बाकी ये भी याद हो जाएंगे। वर्ताकार कितने होते हैं, चार। जिनको बोलने में मुंह गोल होता है वो वर्ताकार, यानी कि वृष ओष्ठ आकृति, होठ की आकृति, ओष्ठ आकृति, ओष्ठ को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, होठों की आकृति। होठों की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन से, वर्ताकार और अवर्ताकार। वर्ताकार कौन कौन से होते हैं, गोल की, जिनको बोलने में गोल हो जाते हैं। और अवर्ताकार जिनमें मुंह वैसा का वैसा ही रहता है। इनको याद रख लेना, वर्ताकार चार होते हैं, ओ या ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ओखली या औरत। और बाकी के जितने भी 11 स्वरों में सात बच रहे हैं ना, वो सब किसमें आ जाएंगे, अवर्ताकार में। अब अपन अगला प्रकार पढ़ेंगे, पांचवा प्रकार पढ़ेंगे, मुखाकृति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण, मुखाकृति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। कौन सा प्रकार है ये, मुखाकृति यानी मुख की आकृति। पहले तो क्या था, फोटो की आकृति, अब यहाँ मुखाकृति के आधार पर, आधार पर स्वर का क्या पढ़ रहे हैं अपन, वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण। और ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भैया, सभी ध्यान देना, इसको इम्पोर्टेंट है। एसआई का 2018, 16, 18, 20, 21, 22 चार पांच पेपर एसआई भर्ती के हुए, उनमें देख लेना, मुखाकृति के आधार पे यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में बने हैं। और आगे भी संभावना है, जब भी आप बड़ा एग्जाम दोगे तो मुखाकृति के आधार पे कंफर्म है कि क्वेश्चन बनता ही है। पूछता कैसे वो भी बता दूंगा। तो मुखाकृति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण, इसमें पढ़ेंगे अपन कौन कौन से होते हैं, संवर्त स्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। संवर्त स्वर, दूसरा पढ़ेंगे अर्ध संवर्त स्वर। क्या पढ़ेंगे, अर्ध संवर्त स्वर। तीसरा पढ़ेंगे, इसको ध्यान से देखना, इसको अच्छे से पढ़ना है ना। तीसरा पढ़ेंगे अपन अर्ध, अर्ध विवृत स्वर। और चौथा पढ़ेंगे विवृत स्वर। देखना, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देख लेना। मुखाकृति के आधार पर संयुक्त स्वर है, सॉरी, मुखाकृति के आधार पर संवर्त स्वर है। कौन कौन से चार ऑप्शन दे देंगे और उनमें एक वो देगा जो ये होगा। या फिर ऐसे पूछ लेंगे, मुखाकृति के आधार पर संयुक्त संवर्त स्वर नहीं है, तो तीन तो इसके दे देंगे, एक इसका दे देगा।
ऐसे बहुत कंफ्यूज होंगे, आपको ऐसे रखना है इनको कि क्या क्या आते हैं। देखना, सबसे पहले तो संख्या याद रखना है इनमें कि किस प्रकार से आते हैं। समवर्त स्वर तो कितने होते हैं? 5। ध्यान रखना, मुखार्थी के आधार पर समवर्त स्वर कितने होते हैं? संख्या इनकी कितनी होती है? 5। अर्ध संवर्त कितने होते हैं? 2। फिर अर्ध विवर्त कितने होते हैं? 3। और फिर विवर्त कितना होता है? 1। हो गए 11 स्वर। 11 होते हैं ना, 5 2 7 3 10 1 11। तो आपको ध्यान रखना है 5 2 3 1। कैसे याद रखेंगे? 5 2 3 1। वेरी इंपॉर्टेंट है मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और जिसमें भी अपन कैसे पढ़ रहे हैं? संवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर, विवर्त, अर्ध विवर्त और विवर्त। अब देखना इसमें कौन कौन से आते हैं। आप रट्टा मार लो, आपको कुछ याद नहीं होता है, 5 अक्षर ही तो याद करने, इसके अलावा कुछ याद मत करो। देखना वो भी क्या करोगे, ई या छोटी इमली या बड़ी इमली, उल्लू या बड़ा उल्लू, और एक याद कर लो री। बस अनाराम को छोड़ देना। और क्या याद करोगे? इमली, ईक, उल्लू, ऊंट, ऋषि। अनाराम को छोड़ के इमली, ईक, उल्लू, ऊंट, ऋषि। ये तो क्या हो गए? संवर्त स्वर। क्या हो गए? क्या हो गए? संवर्त स्वर। अब देखना अर्ध संवर्त स्वर। अर्ध संवर्त स्वर कितने होंगे? 2। कितने होंगे? 2। और इनको भी रट्टा मार लो। एक तो क्या आएगा? क्या आएगा? एक तो छोटा ए, और एक क्या आएगा? छोटा ओ। दोनों कौन से वाले आएंगे? छोटे छोटे। अनाराम को छोड़ दिया अभी। अनाराम को छोड़ के अपन चले पहले, इमली, ईक, उल्लू, ऊंट, ऋषि। 5 तो ऊपर ले ली। फिर एडियनक ओखली औरत में से आए तो एडियनक में से एडिया ने छोटी वाली ले लेनी है, ओखली औरत में से छोटा वाला ओ ले लेना है। फिर वापस इधर आ जाओ तो अर्ध विवर्त में कितने आए? 3। तो ये दो तो ये छोड़ ही रखे हैं बड़े बड़े, तो इनको ले लो। पहला वाला तो ये, और दूसरा वाला 2 मात्रा वाला। छोटे तो ऊपर आ गए, बड़े कहाँ पे आएंगे? नीचे। और एक क्या बच रहा है आपके? क्या बच रहा है आगे से? किस में आएगा? अर्धसमर्थ। इसमें एक ही बच रहा है लास्ट में, ये क्या आएगा? आ। पीछे तो ध्यान रखना, सबसे पहले सबसे लास्ट में तो ये तो ले आज बहुत बार कंट्रोल करने के बाद भी कहते हैं, सुनते रहते फिर क्या कहते हैं? ले आजा, आ आजा। तो ये लास्ट में तो क्या आएगा? आ। क्या आएगा? आ। समझाने के लिए है, लास्ट में क्या आएगा? आ। और उससे पहले चलो अपन संवर्त स्वर में कितने? 5। कौन कौन से? ई, इमली, ई, कुल्लू, ऊंट, ऋषि। फिर क्या आएगा? अर्ध संवर्त स्वर। क्या आएगा? अर्ध संवर्त स्वर। अर्ध संवर्त स्वर में कितने स्वर? 2 स्वर। कौन कौन से? छोटी एडी, छोटी ओखली। फिर क्या आएगा? अर्ध विवृत। ये ध्यान रखना, विवृत मत कर देना। अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में कितने आते हैं? 3। कितने आते हैं? 3। तो पहले तो दोनों बड़े बड़े, एनक और औरत, बड़े वाली जिसके 2 मात्रा लगती है जो, और एक आएगा इसमें क्या आएगा? अनार वाला अ। और लास्ट में तो क्या आता है? ले आजा। इतना सब सुनने के बाद नहीं मान रहा हो तो आ। तो ये क्या हो गया? मुखाकृति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, मुखाकृति के आधार पे संवर्त स्वर है, ये दे देंगे, इनमें एक आध ये पटक देगा। मुखाकृति के आधार पे विवर्त स्वर है, इस प्रकार क्वेश्चन देते हैं। एसआई के एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही रहता है। और अब अपना आ गया लास्ट वाला, उच्चारण के आधार पर स्वर, जो कि रीट का फेवरेट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। और रीट पात्रता में तो यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता ही है। किस आधार पे बनता है? उच्चारण के आधार पे। छठा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ना अपन, तो उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पर स्वर। देखना किस आधार पे? उच्चारण के आधार, यानी कि कौन सा स्वर कहाँ से आता है, कौन सा स्वर कहाँ से आता है। तो अपने को याद रखना है पहले तो अ या आ, ई या ई। भाई ऐसे याद रखना है कि दोनों एक ही जगह से बोले जाएंगे, ये दोनों भी एक ही जगह से बोले जाएंगे। फिर अ आ ई उ या उ, ये भी एक ही जगह से बोले जाएंगे। री, ये अलग जगह से बोला जाएगा। फिर ये अलग, दोनों एक जगह से, ये दोनों भी एक जगह से।
कितने? दो, दो चार, दो छह, दो आठ, एक नौ। दो कौन से बच गए अपने? दो कौन से बच गए? हाँ यही है। चलो देखना, वापस से इधर से लेते हैं। क्या ले लिया? बना दिया मैंने। मैं देख लेता हूँ एक बार वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ चल रहा है दोस्तों। देखना, अ या आ कहाँ से बोले जाते हैं, तो आपको याद रखना है कंठ से। सबसे पहले तो ये तो क्या आ गया आपका, उनको छोड़ दो। कितने भाग हुए ये? एक, दो, तीन, चार, चार, पाँच, छह। इनको छोड़ दो। पहले इधर से, सबसे पहले तो नीचे नीचे क्या आता है? कंठ। फिर क्या आता है? क्या आता है यहाँ पे? यहाँ, इसको यहाँ ले लो। नीचे नीचे तो क्या आ गया? फिर क्या आ गया? तालु। फिर क्या यहाँ क्या आ गया? क्या आ गया यहाँ पे? मुर्दा। और फिर यहाँ आ गया, इसके क्या आ गए? ये दांत। क्या आ गए? ये दंत। और यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्या आ गया? ओष्ठ। देखना, पहले तो नीचे नीचे से कंठ, फिर कंठ के बाद में यहाँ क्या? पहले तो यहाँ नीचे नीचे से आया तो कंठ, फिर आगे आया तो यहाँ पे तालु आता है ना, यहाँ तालु। फिर तालु के ऊपर आया तो थोड़ी रगड़ती हुई जहाँ जीवान टकराती है वो क्या होती है? मुर्दा। फिर मुर्दा से आगे आए तो दांत, फिर दांत से आगे आए तो होठ। देख लिए। सबसे पहले, अब देखना ये लिख लिए। सबसे पहले कंठ से नीचे नीचे से क्या बोले जाते हैं? नीचे नीचे कंठ से अ या आ बोल के देखो। अ या आ कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। अ या आ कहाँ से बोल रहे? आ, कंठ से। तो ये कहाँ से बोले जाते हैं? कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। फिर तालु। कंठ के बाद क्या आता है? कंठ से ऊपर चढ़े तो यहाँ पे तालु। ई या ई, ई या ई बोलते हैं तो तालु की टकराती है, तो यहाँ से क्या बोले जाएंगे? ई या ई कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से। फिर ऊपर चले अपन तो मुर्दा। मुर्दा से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मुर्दा से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बोली जाती है, वो है री। री कहाँ से बोली जाती है? मुर्दा। इम्पोर्टेंट है। री कहाँ से बोली जाती है? कहाँ से बोली जाती है री? मुर्दा से। कहाँ से बोली जाती है? मुर्दा से। फिर ऊ या ऊ को बोलो। ऊ या ऊ बोल के देखो। ऊ या ऊ। तो होठ हिल रहे कि नहीं हिल रहे? ऊ, ऊ हिल रहे ना। तो ऊ या ऊ कहाँ से बोले जाते हैं? होठ से। कहाँ से बोले जाते हैं? ऊ या ऊ होठ से। बोल लिए। फिर देखना, दंत से, दंत से कोई नहीं बोला जाता है। ध्यान रखना, दंत से कुछ भी नहीं बोला जाता है। ए दई तो कंट तालु। तो ए आई कहाँ से बोला? इनके स्वर, इनके सूत्र भी है बेटा, संस्कृत में पढ़ो ना तो सूत्र भी आते हैं। अपने को तो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। नीचे नीचे से कंठ, कंठ से अनार, फिर तालु, ई या ई, फिर ऊ या ऊ आता है तो बोल के देख लेना। होठ से आता है। फिर री आता है तो री मुर्दा से आती है, जहाँ जीवान रगड़ाती है अपनी, वो मुर्दा होती है। री कहाँ से निकलता है? मुर्दा से। और ए या ऐ कहाँ से आता है? कंठ तालु। कहाँ से आता है? कंठ तालु से। और ये कहाँ से आता है? कंठ ओष्ठ। कंठ के साथ क्या, क्या भी जुड़ता है इसमें? तालु। और इस ओ या ओ में क्या जुड़ता है? कंठ के साथ ओष्ठ। अब देखना, इनका सूत्र भी है। अकु विसर्जनियानाम कंठ। अकु विसर्जनियानाम कंठ। अ या आ कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। ईचू यशानाम तालु। सूत्र है इसका। अकु विसर्जनियानाम कंठ। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। ईचू यशानाम तालु। उ या ई कहाँ से बोली जाती है? तालु से। उपु उपपद उपपदवानियानाम ओष्ठो। उ या उ कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से। री कहाँ से बोला जाता है? मुर्दा से। ऋतु रसानाम मुर्दा। सूत्र है इसका।
फिर ए या ऐ कहाँ से बोले जाते हैं? कंठोष्ठ। ए दई तो कंठ तालु, ओ दई तो कंठ ओष्ठम। इस प्रकार आपको, और सातवां प्रकार आता है अपने, सातवां प्रकार दंत। दंत तो ध्यान रखना, दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है, एक ही याद रखना है। व्यंजन तो बोले जाएंगे, व्यंजन पढ़ेंगे तब तो त थ द द न कहाँ से बोले जाते हैं? दंत से। लेकिन स्वरों की बात चल रही है तो दंत से एक भी स्वर नहीं बोला जाता है। यहाँ से रीट का फेवरेट क्वेश्चन बनता है। रीट के लिए क्या है ये इम्पोर्टेंट? अ या आ कहाँ से बोला जाता है? नीचे से देखना, कंठ, कंठ के बाद कंठ में क्या आ गया? अ या आ, फिर तालु ई या ई, फिर मुर्दा, मुर्दा से री, और फिर इधर आया क्या आया? दंत। दंत ओष्ठ से क्या? कंठ। दंत से कोई स्वर नहीं बोला जाता है। फिर क्या आया आपने? कंठ प्लस तालु, ए दे तो कंठ तालु, ए या ऐ, फिर ओ दे तो कंठ ओष्ठम, ओ या ओ। इस प्रकार अपन ने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा। स्वरों की क्लास यही खत्म होती है, आगे व्यंजन पढ़ेंगे, और मैं इस प्रकार से आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूंगा, आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।